बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, एक्सेल के दूसरे लेक्चर के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आपने पहले लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखा होगा। पहला लेक्चर वैसे हमारा एक इब्तदाइया लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हमने आपको एक्सेल के मतलब कुछ बताया। एक्सेल क्या है, वर्कबुक क्या है, शीट क्या है, एक शीट की कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितने कॉलम्स, कितनी रोज़ होती हैं, कॉलम हेडर को हम किस तरह न्यूमेरिक्स या फिर अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा समराइज़ किया पिछला लेक्चर। उम्मीद है ये सारी बातें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं आपने बखूबी अंडरस्टैंड कर ली होंगी। अगर इसके मतलब किसी तरह का भी कोई सवाल आपके जहन में आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। लें व्यूअर्स, हम दूसरा लेसन स्टार्ट करते हैं। जी, लेट्स बिगन। ये एक्सेल का प्रोग्राम हमें नज़र आ रहा है टास्क बार पे, हम इस पे क्लिक करते हैं। जी, एक्सेल हमारे सामने आ गया। इसको फुल स्क्रीन कीजिए और हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए इनिशियल स्टेज में? ब्लैंक डॉक्यूमेंट से, ओके, सॉरी ब्लैंक वर्कबुक से। हम ब्लैंक वर्कबुक से अपना स्टार्ट करते हैं। ये लेफ़्ट साइड पर हमारे पास एक विंडो छोटी सी आ रही है पेन की सूरत में, इसे क्लोज़ कीजिए। थोड़ा सा जूम लेवल बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें सेल्स बड़े नज़र आए। जी, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, हम अपने फर्स्ट टॉपिक से आज का आगाज़ करते हैं। एक छोटी सी बात पहले डिस्कस करते हैं लेक्चर शुरू करने से पहले। एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट। आपने अक्सर सुना होगा कि ये वाला प्रोग्राम बीटा वर्जन है, ये वाला प्रोग्राम ट्रायल वर्जन है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो इसका बीटा वर्जन इंस्टॉल होता है। हमें इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर हमारे पास इसका एक्टिवेटर सॉफ्टवेयर ना हो तो हम कुछ दिन ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद ये प्रोग्राम एक्सपायर हो जाता है। हम ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त जो मेरा एक्सेल का प्रोग्राम है क्या ये एक्टिवेटेड है कि एक्टिवेटेड नहीं है। एक छोटी सी बात शुरू में करते हैं, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, चेक करना चाहते हैं कि क्या मैं जो एक्सेल का प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा हूँ ये एक्टिवेटेड है कि एक्टिवेटेड नहीं है। क्योंकि अगर ये एक्टिवेटेड नहीं है तो चंद दिनों के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ज़रा, हमें पता कैसे लगेगा कि क्या ये हमारा प्रोग्राम एक्टिवेटेड है कि एक्टिवेटेड नहीं है। फाइल के बटन पर क्लिक करें। जी, लेफ्ट साइड पर आपके पास एक टैब नज़र आ रहा है जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है अकाउंट। जी, हम अकाउंट पर क्लिक करते हैं। जी, राइट साइड पे देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रोडक्ट एक्टिवेटेड। इसका मतलब है इस प्रोडक्ट को हमने इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट भी किया हुआ है। प्रोडक्ट एक्टिवेशन कैसे की जाएगी, ऑफिस इंस्टॉल कैसे किया जाएगा, ये मेरा एक अलहदा से लेसन होगा जो कि आपको मेरे इस चैनल में मिल जाएगा। अनकरीब मैं उसको भी लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, इस वक्त हमने सिर्फ ये चेक किया था कि हम किस तरह टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट एक्टिवेटेड है कि एक्टिवेटेड नहीं है। ओके, यहाँ से बाहर आएँ। यहाँ से बाहर आने का क्या तरीका होगा? बिल्कुल टॉप पर देखिए एक लेफ़्ट एरो बना हुआ आ रहा है। जी, ये जहाँ पर मेरा माउस है इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस जगह पर मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ इस हिस्से को हम क्लिक करेंगे तो हम वापस ऑफिस में आ जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा हमने ये चीज़ देखी, चेक किया कि क्या हमारी प्रोडक्ट एक्टिवेटेड है कि एक्टिवेटेड नहीं है। आगे चलते हैं, बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, बहुत बिगनर लेवल से स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एंटरिंग डाटा इन सेल्स। डाटा आप किस तरह सेल्स में एंटर कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। ये सेल्स हैं जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये हमने प्रीवियस लेसन में देखा भी था कि सेल्स क्या होते हैं, सबको पता लग रहा है कि ये सेल्स हैं। यहाँ पर हम किस तरह डाटा लिख सकते हैं? जी, फॉर एग्जांपल मैं इस सेल में आ गया हूँ। एक्सेल में हम आमतौर पर 3 तरह का डाटा टाइप करेंगे, न्यूमेरिक्स, अल्फ़ाबेट्स और डेट।
जिसमें हम तारीख लिख सकते हैं और टाइम भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिक्स आप जानते ही हैं, आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे, कोई भी अकाउंट्स का काम करना चाहते हैं तो न्यूमेरिक्स के बगैर तो नहीं हो सकता। न्यूमेरिक्स हमारे पास 0 to 9 होते हैं और बाकी के जितने भी न्यूमेरिक्स होते हैं सब इन्हीं न्यूमेरिक्स से मिलकर बनते हैं। अल्फ़ाबेट्स, जब भी हम कोई स्टेटमेंट बनाएंगे हमें बहुत सारी चीज़ें अल्फ़ाबेट्स में लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। ज़रा हम देखते हैं न्यूमेरिक्स कैसे लिखेंगे। जस्ट मैंने टाइप किया और अच्छा, टाइप करने के बाद हमें एंटर भी करना है। अगर आप टाइप करने के बाद कोई और एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपने पहले टाइप करने हैं, टाइप के बाद आपने एंटर कर देना है। ओके जी, टाइप किया हमने और टाइप करने के बाद हमने इस पर एंटर भी किया। आपने देखा न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो राइट अलाइन होती हैं, ऐसे ही है। हम नोट कर रहे हैं कि हमारी जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं जब हम उन्हें टाइप करते हैं तो सेल के अंदर उनकी अलाइनमेंट कैसी है जी, राइट अलाइनमेंट है। जरा टेक्स्ट भी लिख कर देखिए, मैं अपना नाम टाइप करता हूं मुख्तसर जी, मैंने टाइप किया अली। आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या है हमारे पास जी, ये लेफ्ट अलाइन है। इसी तरह हम कोई डेट भी एंटर कर सकते हैं। डेट कैसे एंटर होगी? सिंपली मैं आज की तारीख एंटर करना चाहूँ अगर, तो हम सपोज करते हैं जी आज 10 अगस्त है, सो हम लिखेंगे 10। सो इसका क्या मतलब हुआ? 10 का मतलब ये हुआ कि हमने 2 डिजिट्स में महीने का नाम लिखा। महीने का नाम मैक्सिमम 2 डिजिट्स में ही लिखा जा सकता है क्योंकि एक माह में ज़्यादा से ज़्यादा 31 दिन होते हैं जी। इसके बाद आप एक डैश लगाइए और 3 कैरेक्टर्स में महीने का नाम लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगस्त है तो हम लिखेंगे AUG। इसके बाद एक डैश और लगाएं और 4 डिजिट्स के अंदर आप साल लिख दें 2016। मेरा ख्याल है कि आपको ये तरीका पता लग गया होगा। डेट कैसे लिखनी है? हमने 2 डिजिट्स में महीने का नाम लिखना है, 3 कैरेक्टर्स में 2 डिजिट्स में हमने डेट लिखनी है बिटवीन 1 to 30 और 31। 3 कैरेक्टर्स में हमने महीने का नाम लिखना है और 4 डिजिट्स में हमने साल लिखना है। और इसके बाद हमें क्या करना जरूरी है जी? एंटर करना जरूरी है। आप एक चीज नोट कर रहे हैं, हर एंटर करने के बाद क्या होता है? देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? हम नीचे वाले सेल में मूव कर रहे हैं। हम लेफ्ट पे भी नहीं जा रहे, हम राइट पे भी नहीं जा रहे, हम टॉप पे भी नहीं जा रहे, इवन हम उस सेल में भी नहीं रहते, बल्कि हमारी सेल पोजीशन चेंज हो जाती है। सो ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर सेटिंग है कि जब आप किसी सेल में टाइप करोगे और एंटर करोगे तो आप नीचे जाओगे। ज़रूरी नहीं कि मैं इस सेटिंग के साथ इत्तेफाक करूं। सो हम इस सेटिंग को तब्दील भी कर सकते हैं। सपोज हम चाहते हैं एंटर करने के बाद हम कहीं भी मूव ना करें बल्कि उसी सेल में रहें। हम चाहते हैं एंटर करने के बाद हम राइट साइड पर चले जाएं। ये तो हो गई लॉजिकल डायरेक्शंस। लेकिन अगर सपोज एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन पे आप जाना चाहते हो, मैं कहता हूं जी हम एंटर करें तो ऊपर चले जाएं, यानी ऊपर वाले सेल में चले जाएं, ये भी हम कर सकते हैं। अभी हम देखें हम एंटर करने से क्या होता है, नीचे जाते हैं। इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में अगर हम चाहें कि हम एंटर करने के बाद ऊपर वाले सेल में मूव करें तो हम शिफ्ट एंटर करेंगे। आप देख रहे हैं शिफ्ट एंटर करने से क्या होता है? शिफ्ट एंटर करने से हम एक सेल ऊपर मूव कर जाते हैं। लेकिन जरा इस चीज को देख लेते हैं, ये सेटिंग कैसे होगी? ये सेटिंग हम किस तरह कर सकते हैं कि जब हम एंटर करें तो हम अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर मूव करें, बजाय इसके कि हम नीचे मूव करें, हम चाहते हैं कि हम अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे मूव करें। ये सेटिंग किस तरह हो सकती है? प्रीवियस लेसन में हमें ये तो पता लग गया कि इसकी सेटिंग्स करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा। जी कुछ याद है आपको? सेटिंग करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? जी थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें। फाइल, बिल्कुल ठीक है। हमने फाइल पे क्लिक किया। अब तो आप देख रहे हैं, अब तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। इसके बाद हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्या आप जानते हैं हम क्या करने आए हैं यहां? हम चाहते हैं कि जब हम एंटर करें तो हमारा जो सेल है वो नीचे जाने की बजाय राइट साइड पर चला जाए, लेफ्ट साइड पर चला जाए, टॉप पर चला जाए, या कहीं भी ना जाए, उसी जगह पे रहे। तो ये सेटिंग करने के लिए हम यहां पे आए हैं। जी अगले स्टेप में हम क्या करेंगे
यहां से एडवांस टैब पे हम क्लिक करेंगे। एडवांस टैब आपको मिल रहा है जी, आपने देखा मैंने एडवांस टैब पे क्लिक कर दिया है। एडवांस टैब पे मैंने क्लिक किया, राइट साइड पर नंबर ऑफ ऑप्शंस आ गई जी। यहां क्या लिखा हुआ आ रहा है, आप देख रहे हैं यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन, कि जब हम एंटर प्रेस करें तो हम किस जगह पर चले जाएं। जब हम एंटर प्रेस करें तो हम किस जगह पर चले जाएं, क्या लिखा हुआ आ रहा है, डायरेक्शन, और ये ऑप्शन ऑन है। अगर हम इस ऑप्शन को ऑफ कर दें तो क्या होगा, अगर हम इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो एंटर करने के बाद हम कहीं भी मूव नहीं करेंगे, बल्कि उसी सेल में रहेंगे। आपने देखना है कि आपके काम करने के दौरान आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आप उसी सेल में रहना चाहते हैं, आप राइट पे जाना चाहते हैं, आप लेफ्ट पे जाना चाहते हैं, टॉप पे जाना चाहते हैं, कि बॉटम में जाना चाहते हैं, नीचे वाले सेल में जाना चाहते हैं। आप उसी तरह की ऑप्शन को चूज कर लेंगे जी। हम यहां से ऑप्शन चूज कर रहे हैं राइट। सपोज मैं कुछ कॉलम्स की सूरत में डाटा फीड कर रहा हूं, तो हम यहां से राइट ऑप्शन को चूज करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम एक्सेल में किसी सेल में कुछ टाइप करेंगे और उसके बाद हम एंटर करेंगे, तो अब हमारा जो कर्सर पॉइंट होगा वो नीचे वाला सेल नहीं होगा, बल्कि राइट सेल होगा। ओके, ले जी, अब मैंने सेटिंग चेंज कर दी है। आपने देखा मैं ऑप्शंस में आया, ऑप्शन से एडवांस में आए हम। यहां से हमने राइट साइड से नंबर 1 ऑप्शन आफ्टर प्रेसिंग एंटर, इस ऑप्शन को ऑन किया और अपनी मर्जी की चॉइस चूज किया और ओके कर दें। जरा टेस्ट करते हैं कि जो चेंज हमने किया क्या वो इंप्लीमेंट हो गई है। एंटर जी, देख रहे हैं आप, एंटर करने से अब क्या हो रहा है, अब हम लेफ्ट नीचे जाने की बजाय राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। और इस दफा शिफ्ट एंटर करने से हम ऊपर नहीं जा रहे, बल्कि लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं। ओके, चलें, ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक हो गया। ये अक्सर लोगों को ऑफिस में बैठकर अपनी मर्जी से सम टाइम वो ऊपर से नीचे की तरफ डाटा फीड कर रहे होते हैं, सम टाइम वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में डाटा फीड कर रहे होते हैं। सो ये हमने मसला हल कर लिया कि हम खुद से ही सेटिंग कर लेंगे हमने कैसे डाटा मूव करना है। लें जी, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स पे काम शुरू करना चाहते हैं। सो स्टेटमेंट में काम शुरू करने से पहले मैंने आपको पहले लेसन में बताया था कि आप लोगों ने ये अंडरस्टैंडिंग नहीं लेनी कि आपका मैथ बहुत वीक है, सो आप एक्सेल अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। एक्सेल को सीखने के लिए जितना मैथ आपको चाहिए वो मैं आपको सिखाऊंगा। सो हम एक्सेल से हटकर कैलकुलेशंस के लिए ज़रा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्सेल में कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जी। हम ज़रा एक्सेल को मिनिमाइज करते हैं और एक स्लाइड खोलते हैं जी। स्लाइड खुल गई है हमारे सामने। ये वही प्रीवियस स्लाइड है हमारी, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ये हमारे पास कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। अगर आप डिवीजन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर आप स्लैश की को प्रेस करोगे। अगर हम डिवीजन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से हम स्लैश प्रेस करेंगे। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से स्टैरिक, ये जो आपको स्टार नजर आ रहा है, इट इज कॉल्ड अस्टैरिस्क। इस की को हम बोलते हैं अस्टैरिस्क, ASTERISK, अस्टैरिस्क। ये सिंबल का नाम है, लेकिन एक्सेल में हम इस सिंबल को मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्लस सिंपल, माइनस भी सिंपल है। ये तो हमारे पास हो गए कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इसके अलावा एक्सपोनेंट का भी एक ऑपरेटर है जो मैं आपको एक्सेल में जाके बताता हूं। इससे हटकर, मैथमेटिकल ऑपरेटर से हटकर, हमारे पास एक और ऑपरेटर है जो कि बड़ा यूजफुल है। हम उसे आमतौर पर मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल करेंगे और वो सिंबल हमारे पास है, ये ब्रैकेट आपको नजर आ रही है, ये 2 ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। एक ब्रैकेट ओपन हुई है और एक ब्रैकेट क्लोज हुई है। इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं पेरेंथेसिस। इस ब्रैकेट का नाम है, कीबोर्ड पे बहुत सारी ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं पेरेंथेसिस। ये कीबोर्ड के ऊपर अगर आप देखें तो जो न्यूमेरिक्स आ रहे होते हैं 9 और 0, 9 के साथ ओपनिंग पेरेंथेसिस है, कीबोर्ड को देखिए,
व्यूअर्स अपने कीबोर्ड्स को देखिए जी। 9 के ऊपर पैरेंथेसिस स्टार्टिंग आ रही है और 0 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है। कीबोर्ड पे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, कुछ सिंबल्स नीचे हैं, कुछ उसके ऊपर ले बने हुए हैं। नीचे वाला सिंबल तो हम ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं जस्ट प्रेस करके, लेकिन अगर आपको ऊपर वाला सिंबल यूज करना हो तो आप शिफ्ट की को प्रेस करने के साथ उस की को प्रेस करोगे, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर बताए। अब जरा इनको एक्सप्लोर करके देखते हैं, इनको हमने एक्सेल में किस तरह इस्तेमाल करना है। इसकी एक दो एग्जांपल्स देखेंगे हम एक्सेल में जी। यहां से हम बाहर आते हैं, हम वापस आ रहे हैं एक्सेल के अंदर। जी एक्सेल में आ गए हम लोग वापस। यहां से मैं एक फाइल ओपन करने जा रहा हूं, इस पर राइट क्लिक करें। अब ये देखिए डायरेक्ट फाइल खोलने लगा हूं मैं। ये एक्सेल पे आए, एक्सेल पे राइट क्लिक किया और ये हमारे पास एक फाइल बनी हुई आ रही है, इस पर क्लिक कीजिए। जी ये हम बेसिक एक छोटी सी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमें एक्सेल के सेल में वैल्यू नजर आ रही है, जबकि हम ऊपर देखें तो हमें यहां पे फार्मूला नजर आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें फार्मूला लगाया हुआ है। जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस फार्मूला के मुतालिक भी हो जाए। एक्सेल में फार्मूला किस तरह बनाया जा सकता है जी, जरा देखिएगा। मैं एक और शीट ले लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं जूम बड़ा किया जी। हम कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं 2 डिजिट्स को ऐड करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा 12 प्लस 12। मैं चाहता हूं 12 और 12 आपस में जमा हो, तो इसका रिजल्ट तो बनेगा 24। ऐसे ही है, एंटर कीजिए। क्या हुआ, आंसर आया? नो। क्यों नहीं आया? इसलिए कि इसको हमने एज ए टेक्स्ट डिस्प्ले कर दिया। हमने एक्सेल को कहीं भी नहीं बताया कि भाई हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये एक फार्मूला है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके पास कैलकुलेटर हो और आप उसको ऑन ना करें और उसकी कीज प्रेस करनी शुरू कर दें, तो आपको पहले कैलकुलेटर ऑन करना है। आप यही समझें कि एक्सेल में कैलकुलेशन मोड ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी। हमें क्या करना पड़ेगा जी? आपने देखा मैंने क्या लिखा है, मैंने इक्वल टू प्रेस किया। इस इक्वल टू का मतलब यह है कि अब मैं इसके बाद जो कुछ भी लिखने जा रहा हूं वो सब एक फार्मूला है, आपने उसे कैलकुलेट करना है। आप ये समझें कि मैंने एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन मोड ऑन करना है, तो मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा। इक्वल टू प्रेस करने से आप कैलकुलेशन मोड में एंटर हो जाते हैं जी। अब मैं सेम वही काम करने जा रहा हूं, 12 प्लस 12 जी। आंसर आ गया। हमने पहली बात सीखी कि एक्सेल में फॉर्मूला किस तरह बनेगा जी। आपको पता लग गया एक्सेल में फॉर्मूला कैसे बनेगा। आपने जब भी किसी इक्वेशन को कैलकुलेट करना होगा तो आपने अपना स्टार्ट कहां से लेना है? बिल्कुल ठीक है, इक्वल टू से आपने स्टार्ट लेना है। अभी हमने 2 वैल्यूज को ऐड किया है। मैं चाहता ये हूं कि मैं इन्हीं 2 वैल्यूज को सबट्रैक्ट कर लूं। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देख के आए। हम नया फार्मूला नहीं बनाना चाह रहे, हम इसी में चेंज लाना चाह रहे हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने सेल को एडिट करना चाहते हैं। एडिट का क्या मतलब होता है? चेंज करना, तब्दील करना। तो हम अपने सेल में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। सो एक्सेल में सेल में चेंजेस करने के 2 तरीके आपके पास हैं। एक तरीका, जहां पर आपको वैल्यू नजर आ रही है वहां डबल क्लिक कीजिए जी। डबल क्लिक किया आपने, क्या हुआ? आपके सामने दोबारा से फॉर्मूला आ गया जी। आप क्या करोगे, आप अपना कर्सर प्लस पे ले जाओ और इसको बैक स्पेस करके इरेज कर दो और इसकी जगह पर नया ऑपरेटर लगा दो, माइनस का, एंटर। सो 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इट्स ओके। सपोज मैं दोबारा से इसे एडिट करना चाहता हूं। अब हम डबल क्लिक करके एडिट नहीं करेंगे, दूसरा तरीका देखते हैं। कीबोर्ड का हमारे पास एक शॉर्टकट भी है एडिट करने का, F2 जी। F2 नोट कर लीजिए प्लीज स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। सेल के कंटेंट्स को एडिट करने का फॉर्मूला हमारे पास F2 होता है। सो हम फिर वापस वहीं पे आए हैं, इसको मिटाते हैं बैक स्पेस करके
और इसकी जगह पर आप बताना पसंद करेंगे मुझे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करें? जी जी, ज़रा लिखे होगा आपने, लेक्चर लिख लिया होगा, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लिखे होंगे। देखें ज़रा मल्टीप्लाई करने के लिए क्या था? स्टैरिस्क। जी, स्टैरिस्क आपको न्यूमेरिक पैड पे भी मिलता है और फंक्शनल कीज़ के नीचे 8 के ऊपर वाली की को स्टैरिक बोलते हैं। शिफ्ट दबाएं और साथ ही स्टैरिक दबा दें। ये मल्टीप्लाई होने जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी को डिवाइड करना चाहूँ फिर डबल क्लिक करें और यहाँ आकर क्या कर दें, इसको स्लैश कर दें, ये डिवीजन में कन्वर्ट हो गया। चलें अब ज़रा एक्सपोनेंट किस तरह निकालते हैं? जी, एक्सपोनेंट या फिर पावर कैलकुलेट करना, जिस तरह हम कहते हैं ना 5 की पावर 16। देखिए हम लिखेंगे 5। अब हम इसकी पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं। कीबोर्ड के ऊपर हमारे पास एक की बनी हुई है, कैप सा बना हुआ है, 6 वाली की। फंक्शनल कीज के नीचे जो आपको 6 नजर आ रहा है, अल्फाबेट्स के ऊपर फंक्शनल कीज के नीचे आपको जो 6 नजर आ रहा है, उसके ऊपर वाला जो सिंबल है वो एक कैरेट बना हुआ है। इट इज कॉल्ड कैरेट की। ये सिंबल का नाम है, ये एक्सेल में नाम नहीं है इसका, कैरेट कीबोर्ड के सिंबल का नाम है। शिफ्ट को दबाइए और 6 की को दबाइए। जी, ये कैरेट का निशान है, ये कैप सी बनी हुई है, इट इज कॉल्ड कैरेट। इसकी पावर हमने ली 4। अभी हम एक्सपोनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या आपको लगा मैंने कुछ गलती की है? स्टूडेंट्स, क्या आपको लगा मैंने कुछ गलती की है? जी, मैं एंटर करता हूं, आप मेरी करेक्शन कराइए। ये तो डिस्प्ले हो गया। सेल में चेंज करने का क्या तरीका था? F2, बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल शुरू में ले जाएं, क्या गलती थी बोलिए? इक्वल टू नहीं था, और एंटर कर दीजिए। ये तो हमने सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को देख लिया कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स किस तरह काम करते हैं। मल्टीप्लाई, डिवाइड, हमने बात कहां से शुरू की थी? डिवाइड, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। लेकिन अब वापस आते हैं पहली शीट में। अब थोड़ी सी एडवांस बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की। अब आप ये देखें जरा, एक इक्वेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आप देखें सेल के 2 तरह के कंटेंट्स हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। सेल के अंदर 2 तरह के कंटेंट्स हैं। एक तो उसका आंसर जो कि वैल्यू की सूरत में आपको मिलता है, और दूसरा उसके फार्मूला कंटेंट्स। आप नोट करें, आपके फार्मूला कंटेंट्स कहां आते हैं? फार्मूला बार में आते हैं। जी, यहीं आ रहे हैं जहां मैं माउस ड्रैग कर रहा हूं, जिसे मैंने हाईलाइट किया, ये मेरे फार्मूला कंटेंट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एक आसान सी इक्वेशन में मैंने प्लस भी इस्तेमाल किया, स्लैश भी इस्तेमाल किया, और मल्टीप्लाई भी इस्तेमाल किया। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम ईद पर 4 बच्चों को ईदी देना चाहते हैं। 4 बच्चे हमारे सामने खड़े हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या है? हम उन 4 बच्चों में से सबसे पहले ईदी किसको देंगे, फिर दूसरे नंबर पर किसको देंगे, फिर तीसरे नंबर पर किसको देंगे, फिर चौथे नंबर पर किसको देंगे। सिमिलरली जब आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को भी कर रहे होंगे कैलकुलेट, तो हमें यह भी डिसाइड करना है कि इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहले कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर कैलकुलेट होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। ये प्रायोरिटी लेवल्स है। जैसे हम ईद दे रहे हो तो हम कहेंगे जी जो सबसे छोटा बच्चा है, ठीक है ना, उसके जज्बात का ख्याल रखते हैं, उसे सबसे पहले देते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़े वाले को देते हैं। एक्सेल की प्रायोरिटी लेवल्स क्या हैं? एक्सेल की क्या प्रायोरिटी है? ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है। सो एक्सेल सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन करेगा? डिवीजन का ऑपरेशन करेगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का एक्शन करेगा। उसके बाद प्लस और माइनस इक्वल प्रायोरिटी पर होंगे। जरा इसका आंसर देखें क्या आ रहा है, ये भी देख लें जरा हम, इसका आंसर क्या है। जी, 2 + 20, क्या ये पहले ऐड होगा? नो,
सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन होगा? सबसे पहले डिवीजन होगा। सो क्या होगा पहले? 20 डिवाइडेड बाई 2। इसका जो भी आंसर आएगा उसको वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद 2 उसमें ऐड कर देगा। ऐसे ही है। इस इक्वेशन को हम जरा दोबारा से देखते हैं। मैं नई इक्वेशन टाइप करने जा रहा हूं इसी के लिए। इक्वल्स टू 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 एंड मल्टीप्लाई 4। सो सबसे पहले इसमें कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? डिवीजन हो रही है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद प्लस हो रहा है। जी आगे आते हैं। अब देखें जरा अगली स्टेटमेंट को आप चेक कीजिए। वो मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट ली थी, इसमें मैंने एक और निशान ऐड कर दिया। एक्सपोनेंट का पावर निकालना भी किया हमने। सो आप इस फार्मूले में देखें, हम पावर भी कैलकुलेट करें। 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 2। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, अब इन ऑपरेटर्स में से प्रायोरिटी क्या है? अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस होगा तो पहली प्रायोरिटी डिवीजन, दूसरी मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद प्लस माइनस इक्वल प्रायोरिटी पर। अगर आपके पास एक्सपोनेंट का ऑपरेटर भी होगा, पावर का ऑपरेटर भी होगा, तो याद रखने आपने कि पावर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले पावर कैलकुलेट होगी और उसके बाद डिवीजन होगी। ऐसे ही है। अब नीचे देख रहे हैं मैंने प्रायोरिटी सेट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले पावर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। सो ये इस तरीके से ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये तो हम डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटीज़ की बात कर रहे थे। ये वो प्रायोरिटीज़ हैं जो डिफ़ॉल्ट हैं, जिस तरह मैथमेटिक्स में नॉर्मली कॉम होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारी स्टेटमेंट इन डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी के साथ सही रिजल्ट दे। हो सकता है कि आप जो स्टेटमेंट बना रहे हैं, आप उसमें डिवीजन पहले नहीं करना चाहते, बल्कि आप तो पहले एडिशन करना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल हटके बात हो गई, ये तो बिल्कुल आखिरी प्रायोरिटी पर थी। अब क्या करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्सेल के हवाले से। जो लोग कहते हैं कि हमें मैथ नहीं आता इसलिए हमें एक्सेल नहीं आता, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम कैलकुलेशंस के लिए अपनी प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करें? आपने कैलकुलेशन के लिए अपनी प्रायोरिटी किस तरह सेट करनी है? फॉर एग्जाम्पल, हम ये चाह रहे हैं कि इस फार्मूला में, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, साइज भी बड़ा कर देता हूं इसका, या मैंने इसको ज़रा बड़ा कर दिया। क्या मुझे बता सकते हैं यहाँ पे फार्मूला कैसे आएगा? F2। ओके, मुख्तसर सी बात। हम चाहते हैं कि पहले 5 और 7 ऐड हो, उसके बाद बाकी का काम हो। सो अब हम अपनी नई प्रायोरिटी सेट करना चाह रहे हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? जिस चीज को आप टॉपेस्ट प्रायोरिटी पे लाना चाहते हो, आप उसको ब्रैकेट के अंदर टाइप कर दें। जो आपकी टॉप प्रायोरिटी है उसको ब्रैकेट में ले जाएं, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट ना लगाते तो हम ऐड नहीं बल्कि डिवीजन करते। अब ये फार्मूला कैसे कैलकुलेट होगा? पहले 5 प्लस 7 आपस में ऐड होंगे, फिर स्टैंडर्ड प्रायोरिटीज को फॉलो करेगा, यानी फिर डिवीजन होगा और फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, आपने समझ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि आपने अपनी प्रायोरिटीज किस तरह सेट करनी है। आने वाले लेक्चर्स में मैं इन प्रायोरिटीज का भी आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा। आपने मुझे बताना है कि इसका क्या हल है। याद रखिए, हम पढ़ने के साथ साथ असाइनमेंट्स पे भी काम करेंगे। आई होप के मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। आई होप। जी, कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास?
एक्सपोनेंट के लिए कैरेट यूज होता है, डिवीजन के लिए स्लैश, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क और प्लस माइनस, और प्रायोरिटी के लिए हमारे पास पेरेंथेसिस की ब्रैकेट इस्तेमाल होती है। जी जरा देखते हैं हम आगे भी कुछ करना चाहिए आज कि नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा काम, कैलकुलेशन का काम करके देख लेते हैं आज। अब अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो वैल्यूज पे बात कर रहे थे, यानी मैंने 12 + 12 लिखा तो आंसर 24 आ गया, हम इस तरह काम कर रहे थे। अगर हम वैल्यूज पे ही एक्सेल में काम करेंगे तो फिर एक्सेल में और एक ऑर्डिनरी कैलकुलेटर में क्या फ़र्क है। एक्सेल तो हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें जो कैलकुलेशंस नंबर ऑफ टाइम्स करनी पड़ती हैं वो हमें वंस करनी पड़े। मिसाल के तौर पर हम किसी फैक्ट्री में अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बना रहे हैं, सो एक बंदे के उनके पास कंप्यूटर नहीं है अगर, और वो सैलरी बना रहे हैं तो कैलकुलेटर से बना रहे हैं। तो अगर उनके पास 500 मजदूर है तो उनकी अगर वो सैलरी बनाएंगे तो 500 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी उन्हें। लेकिन अगर वो एक्सेल जानते हैं तो उन्हें कैलकुलेशन सिर्फ एक ही दफ़ा करनी पड़ेगी, फार्मूला एक लगाना पड़ेगा। बाकी के जो 499 एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वो अपने फार्मूले को कॉपी कर देंगे। तुम्हारा टाइम सेव हो गया, बिल्कुल सेव हो गया। लेकिन ये काम करने के लिए हमें वैल्यूज़ पे काम नहीं करना, क्योंकि अगर हम वैल्यूज़ पे काम करेंगे तो वो एक ही बंदे की सैलरी बार बार कैलकुलेट कर देगा। याद रखिए एक्सेल में जब हम काम कर रहे हैं तो हम अपनी स्टेटमेंट में ज़्यादा काम वैल्यूज़ की बजाय एड्रेसेस पे करते हैं। आज के लेसन में मैं थोड़ा सा आपको टच दूंगा कि एड्रेस से क्या मुराद है। कल तक हम एक्सेल में बात कर रहे थे सेल्स की, सेल्स की। आज हम देख रहे हैं कि व्हाट इज एड्रेस। एक्सेल के अंदर एक एड्रेस जो है बेसिकली एक सेल एक एड्रेस है। सो सेल कैसे बन रहा है, एक कॉलम से और एक रो से। अब हम एक सेल एड्रेस को किस तरह कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जहां आपको इस वक्त माउस नजर आ रहा है, अच्छा एक चीज नोट कीजिए, बीच में एक चीज जहन में आई है वो आपको बताऊं। आप देख रहे हैं हमारा जो माउस पॉइंटर है वो किस तरह का है, जी प्लस बना हुआ है। देख रहे हैं आप, ग्राफिकल सिंबल की सूरत में एक प्लस बना हुआ है जिसे मैं मूव कर रहा हूं। देख रहे हैं आप, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आपका जो माउस पॉइंटर होता है वो इसी प्लस की शक्ल में होता है, और किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपका जो माउस पॉइंटर होता है शक्ल चेंज हो गई। देख रहे हैं आप, एक वर्टिकल आई बन गया, वर्टिकल 1 बन गया। ये किसी भी टाइपिंग के प्रोग्राम में माउस पॉइंटर की शक्ल है, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जिसमें कॉलम और रोज बने होंगे उसमें माउस पॉइंटर इस शक्ल का होता है। बहरहाल ये एक नॉलेज की बात थी, मैंने आपको ये बात साथ ही बता दी है जी। तो हम क्या बात कर रहे थे कि व्हाट इज सेल। सेल एड्रेस क्या होता है, एक सेल में एक कॉलम भी नजर आ रहा होता है और एक रो भी नजर आ रही होती है। आपने जब भी सेल एड्रेस को कॉल करना होगा तो आप पहले कॉलम को एड्रेस करेंगे और फिर रो को एड्रेस करेंगे। सो मैं इस सेल एड्रेस को अगर कॉल करना चाहूं तो ये कॉलम कौन सा है, ये कॉलम बी है, रो नंबर 2 है। सो हम इसको 2B नहीं कह सकते, ये लॉजिकल एरर है, ये सिंटेक्स एरर है, ये सिंटेक्स एरर है। हम इसे एड्रेस करेंगे B2। सेल के एड्रेस को हम किस तरह कॉल करते हैं, पहले उसका कॉलम आता है और फिर उसकी रो आती है। ये बात आपने याद रखनी है। मैं कॉलम F पे आ गया हूं जी, ये कौन सा कॉल एड्रेस है, F1 जी। मैं कॉलम J पे आ गया हूं, ये कौन सा एड्रेस है, J3। मैं C पे आ गया हूं, आप देख रहे हैं C कॉलम है ये वाला, लेकिन एड्रेस क्या है, ये C, रो कौन सी है, 8। सो एड्रेस क्या बन गया हमारा, C8 जी। व्यूअर्स कुछ समझ आया आपको। आज के लेक्चर में मैंने मुख्तसरन कुछ चीजें डिस्कस की। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उन्हें हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। फिर हमने पैरेलल देखा कि व्हाट इज सेल एड्रेस, सेल एड्रेस क्या होता है। प्रायोरिटी लेवल्स हमने देखे, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे क्या होती है हमारे पास, पावर
डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। जी व्यूअर्स, इन 2 लेक्चर्स की आप प्रैक्टिस कीजिए और अगले लेक्चर में हम इनका रिव्यू लेकर अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, हम बहुत स्लो चल रहे हैं और इस स्लो चलने का मकसद ये है कि हम छोटी से छोटी बात को भी अंडरस्टैंड कर लें। सो प्लीज़ कीप इन टच विद मी, बहुत आराम से सीखिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे स्काइप पे आ सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और या मुझे ईमेल कर सकते हो, जिसके नतीजे में मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दूंगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में दोबारा मुलाकात होगी।